अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टार। नाज़रीन, आज है 16 दिसंबर। एक ऐसी तलख़ यादगार, एक ऐसी मुश्किल हकीकत, पेशावर का सानिया APS जो कभी नहीं भूला जाएगा। बच्चों पर इतना जुल्म और जो कुछ इस तारीख़ में हुआ, हर आने वाले साल के अंदर, हर गुज़रते हुए साल के साथ ये वाक़या हर किसी को याद रहता है। 16 दिसंबर 2014, हर साल यही दिन इसी तरह होता था और इसी तरह से वो 2014 का दिन भी अगर हम याद करें तो इसी तरह से एक आम दिन था। इसी तरह से बच्चे स्कूल्स, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए तमाम तलबा और तालिबात गए और एक नॉर्मल रूटीन के अंदर। इसी तरह पेशावर के एक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर भी बच्चे पढ़ने के लिए वहाँ पर गए और हाफ़ टाइम यानी जिसको रिसेस कहते हैं, ब्रेक टाइम कहते हैं, रिसेस के बाद बच्चे वापस अपनी क्लासेस की तरफ गए और टीचर समेत उन सब ने दोबारा से अपने लेक्चर स्टार्ट किए, अपनी क्लासेस दोबारा ज्वाइन की, क्लासेस शुरू की। और इसी असना के अंदर जो तमाम बच्चे वहाँ पर मौजूद थे वो शायद नहीं जानते थे कि उस दिन क्या होने वाला था। हुआ क्या, एक 18 साल का बच्चा यासिर इकबाल भी उस क्लास में शामिल था जिन्होंने ऑडिटोरियम का रुख किया उस स्कूल के अंदर और ऑडिटोरियम में जाकर अपना लेक्चर शुरू किया। और तमाम बच्चों ने यही सोचा कि अब इस लेक्चर को कंटिन्यू करने के बाद हम लोग एज़ सून एज़ पॉसिबल अपने घरों की तरफ जाएंगे। इस स्कूल के अंदर नाज़रीन, अगर मैं आपको बताऊं कि एक ही फ़ीमेल स्टूडेंट जो एक 6 साला बच्ची थी जिसका नाम था खौला, नन्ना फूल, 6 साल की उम्र, और स्कूल के अंदर एक दिन कबल उसका एडमिशन हुआ था और उस दिन वो पहला दिन था जब वो स्कूल गई। खौला का फ़र्स्ट डे एट स्कूल एंड शी वाज़ वेरी एक्साइटेड और बड़ी पैशनेट थी वो पढ़ने के लिए। जो घर वाले बताते हैं कि वो एक आम बच्ची नहीं थी, वो अपनी एजुकेशन को लेकर शी वाज़ रियली पैशनेट और उसके अंदर एक ख़ास जज्बात थे कि बच्चियों को स्कूल में जाना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। यानी ये 6 साला बच्ची, उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन कि अपने एक नेबर को जो कि प्रोफेसर थे उनको कायल किया इस बच्ची ने, इनके पेरेंट्स के मुताबिक, कि वो अपनी बच्ची को स्कूल पढ़ने के लिए भेजी और इस बच्ची के कहने के ऊपर उन्होंने अपनी बच्ची को स्कूल पढ़ने पे भेजा। खौला भी पहले दिन स्कूल गई APS और बड़ी खुश थी कि अब अपने बहन भाइयों के साथ आइंदा भी वो उसी स्कूल जाया करेगी और अब घर पे उसे बैठना नहीं पड़ेगा। उसी दिन ये वाक़या रोनुमा हुआ और खौला को दहशतगर्दों ने जो दहशतगर्दी उस स्कूल के अंदर की, तमाम बच्चों को शहीद किया वहाँ पर। खौला वॉज़ अ पार्ट ऑफ देम। शी हैड नो आइडिया कि ये पहला दिन ही स्कूल का उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बनेगा। वो एक लिस्ट जो 144 लोगों की थी, 144 टोटल थे बच्चों को मिलाकर और बड़ों को मिलाकर, उस 144 की लिस्ट में खौला का नाम भी आएगा। ये खौला नहीं जानती थी, लेकिन ये वाक़या इंतहाई तकलीफ़ दे। जब भी इसको याद किया जाता है तमाम लोगों की आंखें अश्कबार होती हैं और एक बड़े विद अ वेरी हैवी हार्ट हमें ये दोबारा से बातें सब याद करनी पड़ती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फॉर लाइफ ये इंसिडेंट हमारे ऊपर एक ऐसी ज़रब लग चुकी है। क्योंकि बच्चे, हर किसी के बच्चे एक जैसे होते हैं और हर किसी को प्यारे होते हैं। बच्चे किसी के भी हो, अपने चाहे ना भी हो, उनकी तकलीफ़ हर इंसान महसूस कर सकता है, क्योंकि बच्चे बेज़रर होते हैं। और जो वाक़या वहाँ पर हुआ, जो दहशतगर्दी वहाँ पर हुई, इंतहाई तकलीफ़ दे थी। और इस तकलीफ़ के अंदर ज़ाहिर है 144 शहीद हमारे वहाँ पर हुए, जिसके अंदर शहजाद एक बड़ा प्यारा स्टूडेंट था वहाँ पर। ही वांटेड टू जॉइन द एयर फोर्स और पायलट बनना चाहता था और ये कहता था कि राशिद मिन्हास मेरे आइडियल हैं, दैट आई वांट टू बी अ पायलट लाइक राशिद मिन्हास। ये शहजाद एक स्टूडेंट कहता था, एक स्टूडेंट ज़ियाउल्लाह, और वो कहता था मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनूँगा। तमाम बच्चे जो वहाँ पर मौजूद थे दे वर रियली पैशनेट और आम बच्चे नहीं थे, आम स्टूडेंट्स नहीं थे। एक हमारे मुल्क को बहुत बड़ा लॉस हुआ इस सारे साने के अंदर। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कर्नल फ़ारूक चीमा साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करने का। सर, फ़ारूक साहब, APS का मामला सबके लिए तकलीफ़देह है। ज़ाहिर है कोई शख्स भी ऐसा नहीं है, यानी दुनिया में शायद कोई शख्स ऐसा होगा जिसको इस वाक़े की तकलीफ़ ना हो, क्योंकि बच्चे तो सबके एक जैसे होते हैं, सांझे होते हैं। और ये जो वाक़या पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई और आज तक हम इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में अभी तक हम इस नासूर से जान नहीं छुड़वा सके। सर, किस तरह से आप लेते हैं सर इस APS मामले को 16 दिसंबर 2014 में जो रोनुमा हुआ? बात यह है कि जब कोई इवेंट हो जाता है उसके बाद हमने एक पैटर्न बनाया हुआ है, फौरी अफसोस और उसके बाद कौमी अफसोस। लेकिन उसके दरमियान में हमारे पास कुछ नहीं होता, ये बदकिस्मती है।
मैं कहता हूं कि आज हम उनका जिक्र करते हैं, अफसोस ही कर सकते हैं ना। एक एक बच्चे की कहानी जब सुनी तो इंसान का जिस्म लरस जाता है। ठीक कह रहे हैं। और कोई ऐसी आंख नहीं जो उस दिन अश्क पार ना हुई हो या बाद में भी एहसास ना हुआ हो। आज उनके पेरेंट्स से मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, आज वो याद करते हैं हर साल जब हम यहाँ पर बैठ के प्रोग्राम कर रहे होते हैं या दूसरी जगह पे, वो कहते हैं कि आज मेरा बच्चा इतने साल का हो गया था। आज सबके बच्चे जिनके उस वक्त मैं एक जानता हूँ फैमिली को, उनका नौजवान उस वक्त 14 साल का था, आज वो सुबह सवेरे कह रहे थे अब वो 22 का हो गया होता। आज तो वो हमारी आर्मी में गया होता तो कैप्टन होता, आज हमारे साथ ये गया होता, आज हमारे साथ वो गया होता। उनके दुख को वो उसी तरीके से पाल रहे। अल्लाह ताला वो उन फूलों को तो खैर जन्नत ही थी उनके लिए। तो अभी वो उन्होंने ज़िंदगी में देखा क्या था। अल्लाह ताला उनको और भी दर्जात बुलंद करे और उनके पेरेंट्स को सब्र दे और अक्ल फहम दे बाकी तमाम लोगों को जो इसके ज़िम्मेदार होते हैं। मैं यहाँ पर ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि सबक ये सीखा हमने फौरी तौर पर। मेरा कोई सिक्योरिटी से भी रिश्ता है। यहाँ उस वक्त थ्रेट पड़ा, नेक्स्ट थ्रेट जो एक्सपेक्टेड था वो था ये अपना एचसन कॉलेज। जी, एचसन वाज अनदर टारगेट विच वाज टेकन। उस वक्त उन्होंने जनाब फौरी तौर के ऊपर बहुत अच्छा सिस्टम बनाया, सब के ऊपर सिक्योरिटी का सिस्टम बनाया अपने ख़त्म करके जो ज़रूरत होता है, और उसको 1 साल अच्छी तरीके से वॉच किया गया एक अच्छी सिक्योरिटी कंपनी से ला के, और उसके बाद उन्होंने यानी मुकम्मल तौर पर उसको जिसको किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ ये चला कि पुलिस जो थी अपने अपने इलाके में उनको एक फॉर्म दिया गया, ठीक है, मॉनिटरिंग, कि अपने अपने इलाके के स्कूलों में जाओ जी और वहाँ पर जाकर उनको चेक करो कि ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। ठीक है। उन दिनों स्कूलों की सिक्योरिटी बेहतर हो गई थी। बिल्कुल। उसके बाद जो ही वक्त गुजरा, मैं कहता हूँ जख्म मुंतमिल हुए लोगों के, उनके नहीं जिनके गए थे। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन एहसास मुंतमिल नहीं होना चाहिए बासियत कौम, उसको वो भी हमारा मुंतमिल हो जाता है। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद वो मॉनिटरिंग छोड़ दी गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि स्कूलों को कहा जी उनको हथियार दे दिए गए हैं, 12-12 बोर दे दी गई हैं और वो अपने बंदे खुद रख के करेंगे। उतनी देर में स्कूलों ने क्या किया कि उन्होंने एक सिक्योरिटी फीस लगा दी। अच्छे स्कूलों में जहाँ अच्छी सिक्योरिटी चाहिए थी 3000 रुपया उन्होंने सिक्योरिटी फीस लगा दी जी, जबकि उसका सिक्योरिटी का पर बच्चा खर्चा जो है वो 500 आता था। ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद एक तो उन्होंने वहां से अपनी अर्निंग शुरू कर दी प्राइवेट स्कूल्स ने। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये गवर्नमेंट ने कहा कि जी वो करना है, उन्होंने अपने टी बॉयज को के नाम पे वो इशू किए। वो वेपन 12 बोर की 2 बंदूकें रख ली। ठीक है। और वही जो है उनके पास पड़ी होती हैं, वही उनके टी बॉयज हैं, वही उनके रनर हैं। और लेकिन एक चीज जो कायम है, ठीक है, वो सिक्योरिटी फीस है जो लगाई गई थी वालिदैन पर, और उसको आज तक हुकूमत नहीं रोक सकी। मैं आपके इस टेलीफोन इस मीडिया के सेल की इसकी तरफ से जी ये लाना चाहता हूँ पब्लिक में, और ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हुकूमत को कि दोबारा से पुलिस को वो मॉनिटरिंग का बहाल करें तमाम स्कूलों के लिए। क्या जरूर है कि कल कोई हादसा होगा तो हम बच्चे मरवाने के बाद फिर तकड़े होंगे कुछ साल के लिए। अब ये साफ जाहिर है कि उन्हीं इलाकों में दोबारा दहशतगर्दी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है अंदर, ना सियासी ना मुआशी। हमारे यहाँ किसी तरीके से अंदर हम यकजहती हमारी आज पहले से भी कम है, टूटी हुई है। उस वक्त तो फिर कोई गवर्नमेंट थी, आज वो भी नहीं है। इतने जब वारदातें वहां पर हो रही हैं तो क्या हम इंतजार कर रहे हैं खुदा ना खास्ता कोई और वारदात हो तो फिर हम करेंगे? मैं ये आज ये कहूँगा कि खुदा के लिए आज ही कम से कम अपने बच्चों के स्कूल और बच्चों को तो प्रोटेक्ट कर लें।
सर यानी कि जो अभी ये इतनी भारी फीसिस लेके भी सिक्योरिटी की मद में 3,000 रुपये पर स्टूडेंट लेके भी जो प्रोटेक्शन की जा रही है, आई थिंक इट्स नॉट अप टू द मार्क। 12 बोर वेपन क्या करेगा, ऑटोमेटिक वेपन है नहीं है, देयर इज नथिंग। एक होता है ना, देखे मेरी बात सुने, सिक्योरिटी जो ये होती है ना, सिर्फ हमारा एक कंसेप्ट है कि जी एक 12 बोर गन लेके बंदा बाहर खड़ा हो गया, सिक्योरिटी है। ठीक है, इसको मैं खुद फरेब भी कहता हूँ, अपने आप को धोखा देना है जी। आप देखें थ्रेट कैसा आ रहा है, उसके मुताबिक सिक्योरिटी होनी चाहिए ना, ठीक है, उसके लिए। और सिक्योरिटी में और भी बड़ी चीजें शामिल हैं। अगर आज आपके स्कूल जो बने हुए हैं वहां खुदा न खास्ता छोटा सा भी वारदात हो जाए, ठीक है, कोई सिक्योरिटी प्लान नहीं है स्कूलों का, ठीक है, ये सबसे पहले ये होना चाहिए। बच्चों को निकालेंगे किधर से? देयर इज नो प्रॉपर एग्जिट किसी भी स्कूल के अंदर, ठीक है, प्रॉपर निकालने की जगह नहीं है। अगर एम्बुलेंस आ जाएगी तो किधर से आएगी? ठीक है, नहीं यहाँ पे तो इसको ट्रैफिक जैम हो जाती है। मतलब स्कूल की छुट्टी के टाइम पे आप देखें, किसी भी स्कूल की आप बाहर जाएं और छुट्टी का टाइम होता है उस पर इसके तो ट्रैफिक जैम होती है। खुदा ना ख्वास्ता अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो, आई डोंट थिंक कि ये चीज़ें पॉसिबल होंगी किसी भी स्कूल के बाहर। ये होना चाहिए, मैं कहता हूँ कि ये होना चाहिए अब वक्त है करने का। और ये हर वक्त होना चाहिए कि स्कूल के पास एक प्लान मौजूद हो कि अगर खुदा न खास्ता हादसा होता है, कितनी एक SOPs हो कि कितनी जल्दी पेरेंट्स इन्फॉर्म किए जाएंगे, पेरेंट्स को कितनी जल्दी रास्ता दिया जाएगा, कहाँ से स्कूल बच्चे निकाले जाएंगे, फर्स्ट एड का क्या प्रोग्राम होगा, एम्बुलेंस किधर से आएगी। कोई प्रोग्राम किसी के पास नहीं है, हम अपने आप को धोखा देने के लिए बैठे हुए हैं। सर इसका मतलब है हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, जो हुकूमती इदारे हैं, जिनका ये काम है एक्चुअली कि दे हैव टू कीप अ चेक ऑन ऑल द स्कूल्स, ऑल द इंस्टीट्यूट्स के इनके ऊपर किस तरह से क्या सिस्टम चल रहा है। ये जिम्मेदारी तो हुकूमत वक्त की है, लेकिन हुकूमत वक्त के किसी भी डिपार्टमेंट को देखें तो आज इस मुआशी बदहाली के बावजूद, और पुराने पास्ट भी देखें आप, जितनी भी हुकूमतें यहाँ पर रही हैं, किसी ने भी खातिर ख्वाह एजुकेशन के ऊपर काम नहीं किया। एजुकेशन के किसी सेक्टर के ऊपर भी खातिर ख्वाह काम पाकिस्तान में देखने को नहीं आया। हालांकि हम अपने हमसाया ममालिक में देखें तो वहाँ पर एजुकेशन पे बहुत फोकस किया जा रहा है। दे आर क्रिएटिंग वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स देयर, और एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर रहते हुए IT इंडस्ट्री को देखें, हर चीज़ को देखें, वो प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें, मेरा ख्याल है कि अभी तक हमारा एजुकेशन की सिंपल सिक्योरिटी पे फोकस नहीं है, तो बाकी चीज़ों पर फोकस क्या होगा? यही तो मैं अर्ज करता हूँ जी, मैं यही चीज़ सामने ला रहा हूँ कि याद दिला रहा हूँ कि खुदा के लिए आज अपना आप कुछ कर लें। देखिए प्लान मौजूद हो जी, SOPs मौजूद हो, इतनी तो चेक करें ना स्कूल वाले खुद। ठीक है, हम हर बात गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं, गवर्नमेंट तो है ही नहीं है आजकल। ठीक कह रहे हैं, कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? टोटल कंप्रोमाइज्ड है, एवरीथिंग इज कंप्रोमाइज्ड। मैं कहता हूं आज पब्लिक को अपना खुद ख्याल करना है। ठीक है, स्कूल के अंदर मैं कहता हूं पेरेंट्स एक एसोसिएशन होनी चाहिए, उसमें जो बच्चे नए आते हैं उनके पेरेंट्स के नाम शामिल हों बीच में, 2-2 मेंबर हर दफा, और जो चले जाते हैं वो कम हो जाएगा। दे आर द पीपल, ये चेक कर वो करें पहले, सबसे पहले। ठीक है, वो कंप्लेन, वो हुकूमत का हाथ बटाएं। ठीक है, वो बताएं कि हमारे बच्चे सिक्योर नहीं है। हम क्यों, उस पे पेरेंट्स का भी कसूर है, उसमें मोहल्ले में जब बनता है तो वहां के लोगों का भी कसूर है। ठीक है, मैं कहता हूं कि जब तक पब्लिक शामिल नहीं होगी, हुकूमत पर सब कुछ छोड़कर हम बैठ जाते हैं। हमारी आदत पड़ गई है कि हम या सब चीजें हुकूमत पे छोड़ते हैं या अख्तियार अपने हाथ में कानून ले लेते हैं। इसके दरमियान में क्या होता है कि हुकूमत को याद दहानी कराएं, हुकूमत को सपोर्ट करें और स्टैंड करें। महकमा तालीम के जो भी स्कूल हैं, स्कूल सिस्टम है उसके साथ, तब जाके ये बात बनेगी। एंड आई फील एनफ इज एनफ। अब इसको हमें हादसा नहीं होने देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, नहीं जाहिर है सर, जो पहले ही हादसा हुआ वो आज तक भी भूला नहीं जा रहा, और अल्लाह ना करे खुदा न ख्वास्ता ऐसा कोई दोबारा वाक़या हमारे मुल्क में रोनुमा ना हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है जो फ़ारूक चीमा साहब ने पॉइंट उठाया, इट इज़ वेरी वैलिड, और ये हम सब देख रहे हैं कि हम सब के बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, इसके बावजूद वी सी नो प्रॉपर सिक्योरिटी देयर, और कोई ऐसी चीज़ हमें ख़ास नज़र नहीं आती। जो इन स्कूल्स की इतनी भारी फीसिस, इन्होंने अपना बिजनेस बनाया हुआ तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने, एंड दे आर जस्ट कंसर्न फॉर देयर बिजनेस। वो उनको सिर्फ ये फ़र्क, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है अगर बच्चे फ़ीस ना दें, तो जब बच्चे फ़ीस दे देते हैं देन दे आर नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग, और ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट। एक चीज़ और आपका नोटिस में लाऊं जी सर,
मैं पब्लिक को ये अवेयर करना चाहता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि सिक्योरिटी फीस एक प्राइवेट स्कूल में जमा की जाती है। ठीक है। बच्चा दाखिल होता है कि जी बच्चे की ये सिक्योरिटी होगी, जब वो जाएगा तो उसको फारिग कर दिया जाएगा। और यहाँ वो स्कूल भी हैं जो लाख रुपए रखते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी का। अब मुझे बताएं कि पहली का बच्चा जो है वो क्या सिक्योरिटी का हैजर्ड दे सकता है? क्या उनके शीशे तोड़ेगा? ठीक है। 100 रुपए के, 200 रुपए के, 10,000 रुपए का क्या करेगा? वो उसके पैसे जो इकट्ठे होते हैं वो जब लाखों की तादाद में करोड़ों में चले जाते हैं, वो उनके पास 10-12 साल रहते हैं। ठीक है। ये एक नया सिस्टम है। मैं कहता हूं उसी के अंदर से, उसी के मनी के प्रॉफिट से आप सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर सकते हैं। आपको फीस लगाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन पब्लिक हैज गॉट टू बी अवेयर। बेटा अपना खून जिगर, अपना लख्त जिगर माएँ जब भेजती हैं तो उनको बताएं कि ये चेक करें, नहीं है इसका शोर मचाएं। गवर्नमेंट को बताएं। स्कूल वालों को ज्यादा प्रेशर करते वो कहता है जी उठा ले बच्चे आप अपना, इसलिए कि उनको डर कहीं नहीं है। ठीक है। नहीं यकजहती नहीं है एक्चुअली पेरेंट्स के अंदर, वो आपस में कंबाइन नहीं होते हैं, दे डोंट रेज अप द वर्ड्स। और जिस तरह चीमा साहब ने बताया कि जाहिर बात है यहाँ पे प्रॉब्लम, जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे किसी भी पॉइंट के लिए तो स्कूल वाले को फ़र्क नहीं पड़ेगा 2-4-6 बच्चों को फारिग कर देने में भी, बिकॉज दे आर गेटिंग मोर स्टूडेंट्स और उन्हें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। इकट्ठे होने की ज़रूरत है, यकजा होने की ज़रूरत है ताकि इन तमाम चीज़ों को खुद से ठीक किया जाए। हुकूमती इदारों के हालात तो हमारे सामने, हम किसी भी डिपार्टमेंट को देख लें तो वी डोंट सी एनी पॉजिटिविटी एनीवेयर, हमें कहीं पे कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। सो जो बात हमें कर्नल साहब ने की और वो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें खुद से इन चीज़ों को देखना होगा। वी हैव टू टेक अप। अगर हम ये स्टेप लेंगे, इफ़ वी टेक द इनिशिएटिव, तो हम चीज़ों को खुद से ठीक कर सकते हैं। सारा मलबा हुकूमत पर डालना या इदारों के ऊपर डालकर ये कहना कि शायद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बीइंग द पेरेंट, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर ड्यूटी कि हमें खुद भी इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए इन तमाम चीज़ों को रेज़ करना होगा। बिकम अ वॉइस, आप एक चीज़ बने। आज के सोशल मीडिया के दौर के अंदर तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं, बड़ा ऐसा सोशल मीडिया अवेलेबल है हमारे पास, इसके थ्रू हम बहुत सी चीज़ें पॉजिटिवली कर सकते हैं। और वायरल होने पर पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया देखती है कि क्या ऐसा क्या पॉइंट है जो आपने रेज़ किया है। सो इस सब के बाद ज़ाहिर है कर्नल साहब, APS वाला वाक़या, अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि ऐसा तकलीफ दे वाक़या दोबारा हमारे मुल्क में कभी रोनुमा ना हो, ऐसा कुछ ना हो। लेकिन इसी तारीख को अगर हम देखें, 16 दिसंबर 1971 में अगर हम जाएं तो सर सकूत ढाका हुआ एंड यू आर वन ऑफ अ पार्ट ऑफ इट। आप उस टाइम पे सोल्जर थे और आप उस टाइम पे कैप्टन थे जो ढाका में मौजूद थे। इस दिन भी, जिस दिन नाजरीन ये सकूत ढाका हुआ, ये कर्नल साहब was a captain and he was in ढाका, और ये वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से पोस्टेड थे। और ये सब होने पर he was arrested और जो कुछ हुआ हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि सकूत ढाका के ऊपर फ़ारूक चीमा साहब का क्या वहाँ पर जो है वो सारा सिनेरियो रहा और किस तरह से उन्होंने चीज़ें फ़ेस की। और ये सब जो हुआ आज तक एक बहुत बड़ा जो है कंट्रोवर्शियल से एक सिचुएशन है, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का एक टूटा हुआ सूबा। अगर हम ओवरऑल अपनी सिचुएशन देखें पाकिस्तान की और इस टाइम बांग्लादेश को देखें तो शायद वो हमारा टूटा हुआ सूबा हमसे ज़्यादा तरक्की करता जा रहा है। लेकिन इस सब सिनेरियो के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कर्नल साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, यू वर देयर, यू हैव सीन एवरीथिंग और आपने फेस किए हैं, आपने बड़ा कुछ वहाँ पर बेयर किया होगा डेफिनेटली, बिकॉज यू वर अरेस्टेड। गालिबन आप कोई 2 साल 4 महीने और 12 दिन के लिए आप इसके बाद अरेस्ट रहे और यू वर इन द कस्टडी ऑफ इंडियन आर्मी आई गेस। तो सर आप प्लीज़ थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा क्या हुआ वहाँ पर, हाउ वाज, व्हाट वाज द सिचुएशन, किस तरह से सारा कुछ हुआ वहाँ पे? देखिए, पाकिस्तान का ये जो सकूत ढाका है, पहले तो मैं ये कहता हूँ पाकिस्तानियों को जी कि इसको सिर्फ सकूत के वक़्त का मत पढ़ें, डिबैकल ऑफ 16 दिसंबर मत पढ़ें। ठीक है, ये फोकस कर दिया गया इसी पर ही। असल में ये पता होना चाहिए कि ये हुआ कैसे अलहदा। ठीक है, यानी वो लोग जो पाकिस्तान बनाने वाले थे वो कैसे अलहदे हुए। ठीक है, देखने की बात यह है कि 1906 में पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो मुस्लिम लीग की बुनियाद जी, वो 30 दिसंबर को ढाका में हुई है। बिल्कुल ऐसी है। ढाका में क्यों हुई यह भी नौजवानों के लिए मैं बता दूं जी। वो इसलिए कि 1905 में जो बंगाल था उसको डिवाइड किया गया था ईस्ट और वेस्ट में।
ओके। ईस्ट जो था बंगाल, जो आज हमारा मशरक़ी पाकिस्तान बना, और वेस्ट बंगाल जो इंडिया के पास है। ठीक है। ये उस वक्त ब्रिटिशर्स ने इनवाइट किया था, डिवाइड 1906 में 1906 में 1905 में किया था जी। कि जी ये इनको बचाने के लिए कि जो ये इलाका ये ज़्यादा गरीब है, ठीक है, और ये और प्रेस्ड है, ठीक है, और इनका हिंदुओं का महाजन का गलबा है बंगाल, वेस्ट बंगाल वाले का। ठीक है। तो बंगालीज बहुत खुश हुए, वहाँ के जो ज़्यादा मोस्टली मुसलमान थे, ठीक है, वो ज़्यादा खुश हुए कि शायद अब हमारी कुछ सुनी जाएगी, आज़ादी आ जाएगी। तो कॉन्सेप्ट जो सोच पाकिस्तान की है वो वहीं से जन्म लेती है। ठीक है। उसके बाद 1906 में वो खुश हो गए इतने, उन्होंने कहा क्यों ना बाकी मुसलमानों को भी साथ मिलाया जाए और हम इस चीज़ को अपना एक बनाए, सेलिब्रेट करें और अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। इसलिए 1906 में मुस्लिम लीग की बुनियाद वहाँ पे पड़ी। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लेकिन हिंदू ने ब्रिटिशर्स को इतना फिर वो किया, मजबूर किया, इतना वो प्रेस किया कि 1911 में उन्होंने दोबारा मर्जर कर दिया, वो ख़त्म कर दिया। यानी कि उनको दोबारा इस डिप्रेशन में ले गए। ठीक है। तो उनके अंदर ये जो चीज़ थी, ये एक चिंगारी सुलग रही थी। राइट। यहाँ से हम आगाज़ जब करते हैं पाकिस्तान में, 40 में रेजोल्यूशन जब आता है, ठीक है, उसके बाद सारे ये लोग चलते रहते हैं बीच बीच। 1940 का जब रेजोल्यूशन यहाँ पेश होता है लाहौर में, ठीक है, तो वहाँ पर मौलवी ए.के. फजल हक शेर बंगाल जिन्हें कहते थे, उन्होंने पेश किया। जी बिल्कुल। उसके बाद वहाँ से अब तारीख़ पाकिस्तान सब कुछ लोगों को पता है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था जी कि उसके बाद 47 में जब पाकिस्तान बना तो वो बहुत खुश थे। ठीक है। अब लेकिन पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बना था। ऐसा मुल्क कभी नहीं बना था तारीख में 7000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, ठीक है, कि जिसके दरमियान में 1000 मील का फासला और वो भी दुश्मन हो। बिल्कुल। ठीक है, ऐसा मुल्क कभी नहीं बना था। ऐसे ही है। लिहाजा ये जो था ये एक ख़ास तवज्जो का मुतकाज़ी था। यानी कि बड़ी जद्दोजहद थी वहाँ के लोगों की एक्चुअली इसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल है उसके अंदर 4 मेन शाहराएँ हैं, और जिनमें से 4 अहम किरदारों का हमें याद दिलाती हैं चारों शाहराएँ। मैं आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन करता हूँ कि इन 4 में से 3 का ताल्लुक मशरक़ी पाकिस्तान से है। यानी कि इस्लामाबाद के 0 पॉइंट से दारुल हुकूमत में दाखिल हों तो कश्मीर रोड के बाद ख़याबान सोहरवर्दी आती है। ख़याबानी सोहरवर्दी से हम अतातुर्क रोड इस शाहरा को ए.के. फजलुल हक रोड से मिलाती है, और इसके आगे जिना एवेन्यू है, जिसके बाद नाजिमुद्दीन रोड आती है और नए इस्लामाबाद को आपस में मिलाती है। अब इन 3 मेन शाहराहों के ऊपर आप ये देखें कि हमारी नई नस्ल को शायद जिस तरह से कर्नल साहब ने भी हमें बताया कि नई नस्ल को आज तक हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ज़ाहिर है फादर ऑफ द नेशन एंड अल्लामा इकबाल सब याद हैं, लेकिन ये किरदार, ये वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया और बांग्लादेश, यानी कि जिस तरह से कर्नल साहब ने हमें बताया कि ऐसा पॉसिबल नहीं था, नॉट एवर इन द ऑन द मैप ऑफ अर्थ, के 70 सालों में या 700 सालों में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ऐसा कोई मुल्क बना हो जो इतना दूर होते हुए 1000 मील के फासले पे होते हुए भी बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट कंट्री। और ये इन लोगों की वजूहात थी। 3 नाम जो मैं आपको बताऊँ, हुसैन शहीद सोहरवर्दी जिनके नाम पे वो एक रोड है, द सेकंड ए.के. फजलुल हक, और तीसरे ख्वाजा नाजिमुद्दीन। ये 3 वो लोग थे, 3 रहनुमा थे जो कि मशरक़ी पाकिस्तान के थे। मशरक़ी पाकिस्तान जिसको अब बांग्लादेश कहा जाता है, बांग्लादेश के 3 थे। और आज भी अगर वहाँ पर ढाका के इलाके शाहबाग में जाएँ तो वहाँ पर इनकी मुश्तरका यादगार एक जो है वो मौजूद है ढाका के अंदर। और 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम हुई थी। ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो है, इनका ताल्लुक़ ख्वाजा सलीमुल्लाह के ख़ानदान से था, जो ख्वाजा नाजिमुद्दीन हुसैन शहीद
सोहर वर्दी और AK फजलुल हक जो है क़याम पाकिस्तान से कबल मुत्तहिदा बंगाल जो है AK फजलुल हक साहब जो है वो क़याम पाकिस्तान से कबल मुत्तहिदा बंगाल के वज़ीर आज़म भी थे। और इससे मैं कर्नल साहब आपको थोड़ा सा मैंने अपने व्यूअर्स को ये बताया कि ये 3 वो शख्सियात थी जिनका अहम किरदार था एक्चुअली बांग्लादेश को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के अंदर, यानी मशरकी पाकिस्तान बनाने के अंदर इनका अहम किरदार था। उसके बाद सर हुआ क्या? आई मीन लाइक 16 दिसंबर 1971 तक हम अगर उस सारी चीज़ को समराइज़ करें तो बड़ी तकलीफ दे हमारे लिए बात थी। और ज़ाहिर है बहुत सा क्रिटिसिज्म हम सुनते हैं, बड़ी हम इसमें बातें सुनते हैं कि शायद इसमें कसूर किसका था, रीज़न कौन थी, लेकिन आप चूँकि ख़ुद वहाँ पर रहे एंड यू वर एन आर्मी ऑफिसर एट दैट टाइम और जो कुछ आपने वहाँ पे फेस किया, मैं चाहूँगा कुछ आप अपनी जो है यादें शेयर करें हमारे साथ कि वहाँ पर क्या क्या हुआ जो आपने खुद से प्रैक्टिकली वहाँ पर फेस की चीज़ें। मैं जरा साहब उन यादों से ज़्यादा समझता हूँ कि ये इन लोगों के क्या ऐसे हुआ क्या। मैं एक्चुअली ये बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी हूँ, अच्छा माशाल्लाह का, तो मेरा ये सब्जेक्ट है। मैं आपको सिर्फ यहीं से लेता हूँ, ठीक है, जो आपने लोग गिने, ठीक है। बाबा कायद आज़म का जो दौर है 1 साल का, वो जबर का वो था, अपना हालात थे जबर में, जबर के अंदर जो कुछ हो रहा था, ठीक है। क्या था कि यानी लाशें पड़ी हुई हैं, दरिया रंगीन हो चुके हैं जी, ठीक है। महाजरों की आबादी लाखों की करनी है, मैं क्विकली इस टाइम को इस कर रहा हूँ। और उसके साथ ही जंग छिड़ जाती है, इंडिया के साथ कश्मीर की जंग, ठीक है। ये सारा कुछ करते हुए बाबा कायद आज़म को जो 1 साल मिला, उसमें वो कुछ नहीं हो सकता था जो आगे बुनियादें बनाने के लिए पाकिस्तान के लिए किया गया था, ठीक है। उसके बाद हमारा दौर जो 48 to 58 है, मैं उसको लेता हूँ, ठीक है। अब हमने हुआ ये कि इस यहाँ पर हुकूमत जो बनी, जो हमारे बड़े जिन्होंने बनाया था, उसके बाद एक ऐसा सियासी दौर चला, उसमें सिर्फ इतना कहने बताना काफ़ी आपको कि 15 अगस्त 1947 से लेके, ठीक है, 7 अक्टूबर 1958 तक 11 साल में 7 वजीर आज़म बदले, बिल्कुल 11 साल में, ठीक है। और उनमें मजीद ले लें तो लियाकत अली खान की शहादत 16 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर 58 तक, ठीक है, ये जो बनते हैं 7 साल, ठीक है। 7 सालों में 6 वजीर आज़म बदलते हैं। ये थी आपकी हालत एक्चुअली, वो जो 10 साल जिसमें आपने प्लानिंग की थी, और कोई पाकिस्तान को यूनाइटेड करने के लिए वो कोई ऐसा नहीं था कि हालात बनते कि जिससे कि हमें आज फायदा होता। ये एक्चुअली वो जिसको आज ये डेमोक्रेटिक पीरियड कहते हैं, ये उस वक्त का हमारी तारीख का तारीख तरीन पीरियड है। ओके कर्नल साहब, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। और कर्नल फ़ारूक चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बड़ी डिस्कशन हो रही है इसी सारे मामलों के ऊपर। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड फ़ारूक चीमा साहब, और हमें सकूत ढाका और उस तमाम मामले के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर्नल साहब से चल रही है, बिकॉज ही वाज अ कैप्टन एट दैट टाइम और पाकिस्तान आर्मी के कप्तान थे, बांग्लादेश ढाका के अंदर मौजूद थे। कर्नल साहब ने 2 बुक्स के ऑथर भी हैं, मैं आपको अगर बताऊँ, एक उन्होंने बिछड़ गए के नाम से एक किताब लिखी है और एक किताब लॉस्ट फॉरएवर के नाम से, ये 2 किताबें भी कर्नल साहब ने लिखी हैं। और इस तमाम वाक़े को कर्नल साहब ने अपनी आँखों से देखा, महसूस किया, एंड ही वाज देयर ऑब्वियसली एज अ कैप्टन, और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इन्होंने वो सब चीज़ें देखी हैं। तो कर्नल साहब के साथ हमारी डिस्कशन कंटिन्यू है। सर प्लीज़ डिस्कशन को हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं सर, कि ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद कई वज़ीर आज़म तब्दील हुए और यहाँ पर जो कुछ सारा कुछ हुआ, मतलब इस सब सिचुएशन के अंदर कर्नल साहब आप किस तरह से देखते हैं? ज़ाहिर है जो हुआ उस टाइम पे इंडियन आर्मी का बड़ा रोल था, इंडियन आर्मी ने ज़ाहिर है वहाँ पर जब आप पर अटैक किया, मतलब आप किस पोजीशन में थे? थोड़ा सा समराइज करें बात को थोड़ा सा ज़रा, ताकि हमारे व्यूवर्स प्लीज़। मैं थोड़ा सा आपको करूं जी, जो ज़रूरी मैंने समझाया जी प्लीज़। बुनियादें कहाँ बनती हैं, ठीक है, अलहदगी की बुनियाद मैं बना रहा हूँ जी, ठीक है। आप देखें जिनके नाम की तख्तियाँ लगी हुई हैं,
जो ठीक है। ग्रेट लोग थे। 4 बंदे थे, 3 आपने गिने और चौथा अब्दुल हमीद खान बाशानी था, अब्दुल हलीम खान, जिन्होंने अब्दुल हमीद खान बादशाह। एफर्ट करके सिलट, जिनकी एफर्ट से सिलट आसाम से छीना गया था, जी। वरना वो नहीं ले रहे थे। अब बात ये बनती है, इन चारों के साथ यहाँ पर बिहेवियर ये हुआ कि सोहरवर्दी साहब यहाँ से जो टॉप लीडर थे, तंग आकर मुस्लिम लीग उन्होंने छोड़ी, ठीक है। इनके बिहेवियर से तंग आकर, ठीक है। यहाँ फ्यूडल सियासतदानों के बिहेवियर से तंग आकर छोड़ी, और 1949 में जी। उन्होंने मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग की बुनियाद रखी, ठीक है। अपनी पार्टी बनाई जिसका फोकस मशरकी पाकिस्तान पे था। मुजीबुर रहमान साहब मेरे ख्याल उसके उस टाइम पे उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे उसके, exactly। जो फाउंडर है 49 में। जी। दूसरे किरदार लें आप, मौलवी फजले हक। जी। मौलवी फजले हक जो हैं, उसके बाद वो उनके साथ भी जो होता है यहाँ पर, उसके साथ वो भी यहाँ से हालात से दिल बर्दाश्त होकर उन्होंने भी अपनी पार्टी मशरकी पाकिस्तान में जाकर बना ली, जिसका नाम था कृषक श्रमिक पार्टी। ठीक है। 1953 में ओके। उन्होंने वहाँ पर बना ली। जी। ठीक है। तीसरे ख्वाजा नाजमुद्दीन, जिनको गवर्नर जनरल बनाया गया था, जी बिल्कुल, वो जो थे, उनको जब लियाकत अली खान की शहादत के बाद उन्हें ये जो ग्रुप बना हुआ था यहाँ पे, ये फ्यूडल्स का मैं बता रहा हूँ जी, सब लोगों ने ये कंपेल, उन्होंने कहा उनको कि भाई देखें, काम सारा लियाकत उसने करना होता है, वजीर आजम ने, आप स्टेप डाउन करें और वहाँ पर गवर्नर जनरल का अहदा छोड़ दें। ठीक है। ही एग्रीड। जब वो इधर आ गए, गवर्नर जनरल उन्होंने ब्यूरोक्रेट बना दिया गुलाम मोहम्मद को। ठीक है। मतलब गुलाम मोहम्मद को, और उसने क्या किया कि उसने जाते ही इनकी असेंबली बर्खास्त कर दी। ठीक है। ये शरीफ आदमी थे, ये चुप करके चले गए। इनके लिए इन्होंने कोई वहाँ पर पार्टी नहीं बनाई, स्पेशल छोटा मोटा जो सियासतदान करते तो रहते ही हैं। लेकिन उनका एक बयान था, जब उनसे पूछा गया कि जनाब आप गवर्नर भी रहे हैं, गवर्नर जनरल भी, और आप प्राइम मिनिस्टर भी, तो कौन ताकतवर अपॉइंटमेंट होती है? ठीक है। उसने कहा जब मैं गवर्नर जनरल था तो प्राइम मिनिस्टर ताकतवर था, जब मैं प्राइम मिनिस्टर ताकतवर था तो गवर्नर जनरल ताकतवर था, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है। यही एक बयान के बाद वो शरीफ आदमी तो चुप करके बैठ गए। अब फोकस सारा का सारा उनका 2 पॉइंट पे था, रीजनल ऑटोनॉमी फॉर बांग्लादेश, बंगाल, और जुबान। ठीक है। ये उनका फोकस रहा। यानी आपने पहले उन दिनों के हालात में जी, ये वो बुनियाद बनी आपकी अलहदगी की कि 57 में मौलाना अब्दुल हमीद खान बाशानी ने तहरीक चला दी, बाय बाय पाकिस्तान। 1957 में 57 तक। ठीक है। ये जो लोग पाकिस्तान बनाने वाले थे, आपने उनको यहां से उड़ा दिया हुआ था। ठीक है। ठीक है। ये है बुनियाद। उसके बाद चला है जब मार्शल लॉ में उन्होंने देखा कि हर तरफ से फौजी, चूंकि ज्यादा वेस्ट पाकिस्तानी थे, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये अब उनको ये कंसेप्ट आया कि ये तो अब हमेशा के लिए हम गए। ठीक है। दिस ब्रिंग्स अस टू 69। 69 में तमाम सियासतदान इकट्ठे होके मुजीब के, मान लो कि 66 में मुजीब 6 पॉइंट फार्मूला यहाँ पर देता है। ठीक है। लाहौर में बैठ के जी। 69 में जब उस पर अगरतला केस चल रहा था, तो सारे के सारे सियासतदान मिलकर उन्होंने अयूब को मजबूर किया कि आप उसको छोड़ें, अगरतला केस विड्रॉ करें। ठीक है। क्योंकि वो एक मुहिब्बे वतन है। ओके। मुजीब मुहिब्बे वतन को डिक्लेयर करके केस विड्रॉ कर दिया गया। पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। जनवरी 70 में पॉलिटिकल एक्टिविटी जब शुरू होती है, वो अपने 6 पॉइंट फार्मूला पर LFO के तहत एक्टिविटी शुरू कर देता है। किसी को कोई एतराज नहीं है वो बुलवतनी पर। उसके बाद इलेक्शन आता है दिसंबर में 70 में, जो मैं बात कर रहा हूँ। 70 में जब इलेक्शन आता है जी, तो वहां पर क्या आता है कि वहां पर वो 162 में से 160 सीट ले लेता है, और यहां पर 138 सीटें थी। ठीक है। यहाँ पर 81 भुट्टो लेता है और 57 बाकी सियासतदानों के पास चली जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं वहां पर मैं पहुंचता हूं इलेक्शन से 2 महीने पहले।
इलेक्शन से 2 महीने पहले जब मैं पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं उन दिनों इलेक्शन तो 2 महीने पहले इलेक्शन से कितनी गहमा गहमी होती है, बिल्कुल। लेकिन क्या था, कैंपेन क्या हो रही थी जी। 160 सीट के लिए वेस्ट पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई वेस्ट पाकिस्तानी बंगाल में इंटरेस्टेड नजर नहीं आया मुझे। अच्छा। एक सिर्फ नूर खान का चक्कर था, ही ट्राइड टू लिंक अप, असगर खान का था, ही ट्राइड टू लिंक अप। ओके। इसके अलावा यानी कि ये वो थे जो कि एक्चुअली जिनकी बड़ी पार्टियां नहीं थी। ठीक है, ये छोटी छोटी पार्टियों के लोग थे। नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन ईस्ट पाकिस्तान। ओके। सियासतदान। ठीक है। और कोई बंगाली 138 सीट के कैंपेन के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। वेस्ट पाकिस्तान में एक भी नहीं आया। सो माय डियर, अलैदगी के तो इलेक्शन से पहले ही इधर तो इधर हो चुका था, भुट्टो ने तो बाद में कहा। ठीक है, ये मैं आपको हालात बता रहा हूं एक्चुअल जो मैंने देखे। उसके बाद इलेक्शन में वो स्वीप कर जाता है। 160 सीटें जब ले जाता है, 300 सीट की असेंबली थी। ठीक है। उसमें से 160 सीटें तो उसकी सॉलिड हैं। वो मुहिब वतन है। जनवरी में ये हम वहां मौजूद थे। शाहीरान खटमंडू जाते हुए ढाका स्टॉप करता है। ठीक है। और उसको कहता है याह्या खान, कहता है मीट फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुजीब। यहां तक मुहिब वतन था। ठीक है। और जब वो अपनी हुकूमत बनाना चाहता है तो वो गद्दार कहलाता है। ठीक है। अब ये देखें, ये मैं आपको सिर्फ आप बताया, असल वजूहत यहां से शुरू होती हैं। ठीक है। ये जब गल जाता है सारा कुछ, उस वक्त याह्या खान एज ए सियासतदान सामने आता है, नॉट एज ए सोल्जर। ठीक है। अब यहां पे आता है कि जी किस किसने इसमें हिस्सा डाला। भारत का क्या किरदार था सर वहां पे, थोड़ा सा ये भी भारत कीजिएगा। दुश्मन पहले दिन से हमारे खिलाफ था। जी बिल्कुल ऐसी है। वो हर मौके पर, सिर्फ उस वक्त नहीं, उससे 50 साल बाद आज भी। ठीक है। कोई मौका ऐसा नहीं जहां आप वीकनेस दिखाएं और दुश्मन ना काम करे। एग्जैक्टली। उन्होंने किया, कोई मौका बता दे मुझे छोड़ाओ। मैंने ये चैनल्स पर इंडियन से भी पूछता रहा हूं, एनालिस्ट से, कि मुझे एक बता दो तुमने छोड़ाओ कभी। ये नेबरहुड होती है। जब दुश्मन का, मैं इसलिए अवॉइड कर रहा था, आपने बात 1-2 दफा किया तो मैंने नहीं किया, इसलिए कि दुश्मन का जब पता हो कि ये दुश्मन है, उस पे ना कुछ शिकवा होता है ना कुछ होता है। You don't expect from him actually. I don't expect. Exactly. I expected everything bad from them. Today also. ये दहशतगर्दी कौन करा रहा है? कराची में किसने करवाई? बिल्कुल। कुलभूषण यादव पकड़ा गया, यहाँ पे तमाम रॉ एजेंट्स पकड़े गए, तमाम सबूत हैं। बिल्कुल। तब जब आपके अंदर से मोल साथ मिलते हैं, उस वक्त आप अपना पेट मत मन नंगा करें ना। ठीक है। बात ये होती है कि अभी मेरा मकसद कहने का ये था कि ये वो वक्त था। अब वहां पे आता है कि जी आमने सामने फौजी आ रही हैं जी, कि जी हम वहां पे करेंगे, क्या फाइट करेंगे आप। ठीक है। किसी को यहां पर दानिश्वर को पता था कि वहां का बॉर्डर कितना है? आज भी नहीं पता। ठीक है। यहां पर आपका जी होता कि जो हमारी फोर्सेस जी 1500 किलोमीटर पे फैल आमने सामने बैठी हुई है। ठीक है। बॉर्डर बंगाल का, ईस्ट पाकिस्तान का बॉर्डर 4096 किलोमीटर इंडिया के साथ था। ठीक है। चारों तरफ, तीनों तरफ यानी कि इंडिया है। 4096 किलोमीटर। ठीक है। इंडिया है। और खलीज बंगाल 584 किलोमीटर। वो भी बंगाल नेवी की, उनकी इंडियन नेवी के परली तरफ है, उनकी जोली में है। ओके। उधर भी इंडिया का इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन में। ठीक है। ठीक है। अब इसके लिए हमें यहां पर चाहिए था तदब्बर, जो शुरू से हम बना के लाते। 2 ही सूरतें मैं कहता हूं ईस्ट पाकिस्तान आपके साथ रह सकता था। ठीक है। या तो आप अमेरिका होते और आप इसको इजराइल बना के इनके सीने में खंजर की तरह गाड़ देते। ठीक है। या आप फिर अमेरिका होते और इनको कनाडा बनाते और ये आपका अलास्का होता। दुश्मन, ये वो भी दोनों सूरतें जब नहीं आती तो मुझे ये समझ आती ये स्ट्रेटजी कौन सी थी कि मैं दुश्मन, मिस्टर दुश्मन, मैं तुम्हारे ऊपर से जाके फिर जाके लड़ूंगा। उन्होंने जब जहाज का हमारा रूट बंद किया तो रास्ता 5000 किलोमीटर हो गया।
ठीक है। मुझे पाकिस्तान आर्मी के लिए मैं जो भी कहूं, लोग कहेंगे कि चूंकि मैं शामिल था, मैं अपना नहीं कहता, मैं दुश्मन के फील्ड मार्शल की बात करता हूं। ठीक है। मानेक शाह का बयान आप पढ़े जो वायरल है। ठीक है। वो कहता है कि मैं कोई आर्मी नहीं लड़ सकती इस तरह जिस तरह पाकिस्तान आर्मी लड़ी। ठीक है। ठीक है। 1:15 के रेशो से मैं गया, हालांकि वो मुक्ति को शामिल करें तो वो बहुत ज्यादा बनता था। ठीक है। यानी कि एक सिपाही पे आप उसका करते हैं, एक जहाज के अगेंस्ट आप 15 करते हैं। आफ्टर कब तक पाकिस्तान आर्मी का एक जज्बा था जो अपना, मैं कहता हूं एक सिपाही ने अंत तक किया। मैं खुद, ठीक है, उस वक्त मैं आर्मी में नहीं, मैं ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में था, सेकंडमेंट पे। लास्ट 3-4 मिनट्स प्लीज, वी हैव टू रैप अप। सेकंडमेंट में था। ठीक है। सेकंडमेंट में ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स जो थी वो 99% बंगाली थी, हैंड टू हैंड फाइट में रहा। उसके बाद ये हालात में अगर जंग डिक्लेयर होती है, यहां तदब्बर काम करता था, नहीं इस्तेमाल किया गया इनिशियली सियासत ने फाड़ दिया। ठीक है। फिर सियासत ने फाड़ा, फिर 23 मार्च तक ये चांस था, मुझे कहता था कि कन्फेडरेशन तक तो आया, वो नहीं एक्सेप्ट किया गया। ठीक है। तौस की गई, उसमें सारे यहाँ के लोग शामिल थे। और आज तक बाद में जो ये बनाया गया कि जी हमेशा महमूद रहमान कमीशन, एक फ्रॉड TOR दिए गए, उसको कहा गया कि 70-71 में क्या हुआ, क्यों ना कहा गया कि शुरू से क्या हुआ। ये देखें, फिर उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के अट्रॉसिटीज की दुनिया में चली बात। ठीक है। ठीक है। यहां पर हमारी कौम ने लड़ना था, हम जो वहां पर सफर थे, हम तो अंदर चले गए थे, कौम ने लड़ना था। कौम इसलिए चुप रही कि कौम अगर बोलती, हमें डिफेंड करती, पहले तो इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं थी, बोलती डिफेंड करती तो भुट्टो साहब का नाम बीच में आता था, इसलिए ये चुप रहे। और आज तक पाकिस्तान को ये कहा गया कि जी पाकिस्तान ने बड़ी अट्रॉसिटीज की। मैंने ये सारा कुछ इसलिए लिखा कि मुझे बताओ मैं कहां गलत हूं। पाकिस्तान के अलहदा होने में, इस बदकिस्मती में इस पाकिस्तान के सारे की सारी कौम शामिल है, कौम ने डिफीट खाई है। बिल्कुल। और इसका हमें एहसास करना चाहिए, एक दूसरे पर उंगली करने की बजाय। That's what I would say. सर, अब जाहिर है, अब हालात आज हमारे बलूचिस्तान के भी देखें तो जाहिर है कुछ चीज़ें इस तरह से चल रही हैं, एंड वी नीड टू वेक अप एक्चुअली। जो कर्नल फारूक चीमा साहब ने बताया, obviously he has been looking up into everything, और वो उस तमाम वाक़े के अंदर ख़ुद भी मौजूद थे। ही वॉज अ कैप्टन देयर जिस दिन वो अरेस्ट हुए, और अरेस्ट होने के बाद 2 साल और कुछ अरसा यानी 4 महीने और 12 दिन इंडियन कैद में रहे। इन्होंने सारा टाइम वो गुजारा। बड़ा मुश्किल वक्त होता है कैद में एक दिन भी गुजारना, और लेकिन बीइंग अ सोल्जर, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स जो हैं, पूरी दुनिया मानती है पाकिस्तान आर्मी को, बट वी हैव टू वेक अप हेयर। और जो उस टाइम पे हुआ बांग्लादेश के साथ, ऐसा कभी दोबारा अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के साथ हो। जी कर्नल साहब, योर पॉइंट सर। मैं सिर्फ एक रिमार्क देना चाहूंगा जी, कि पहले जिन दिनों में हमने तदब्बर के साथ प्लानिंग करनी थी जी, हमें नहीं परवाह थी कि मुल्क के साथ क्या हो रहा, हम आपस में लड़ रहे थे और इतने प्राइम मिनिस्टर बदल रहे थे। ठीक है। उसके बाद 71 का वक्त आया, सियासतदान इधर 57 इधर बैठ गए, 81 वाला जो था 160 के अगेंस्ट खड़ा हो गया। ठीक है। और आर्मी की सपोर्ट आ गई। द पॉइंट इज कि उस वक्त भी हमने मुल्क का ख्याल ना किया, हमने तदब्बर का इस्तेमाल ना किया। ठीक है। और आज भी मैं ये कहना चाह, इसलिए मैंने कहा तीसरी वक्त है जहां पर सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है। पहले भी दोनों दफा और आज भी कुर्सी, आज भी पाकिस्तान को आपस में पुश डाला जा रहा है। मुफादात के लिए ही हर कोई अपने मुफादात के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ किसी भी सियासी पार्टी को देखें तो हर किसी के अपने मुफादात हैं, मुल्क का कोई नहीं सोच रहा इस टाइम पे। यही पॉइंट रेज किया कर्नल फारूक चीमा साहब ने। एंड रियलिटी इज़ दैट, हम देखते हैं हर तरफ हमें यही नज़र आता है कि अवाम के लिए कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया जा रहा। जो कुछ किया जा रहा है अपनी पार्टीज़ के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, और एक इक़्तिदार की जंग है जिसको आज भी फेस किया जा रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का आपका बहुत शुक्रिया। 16 दिसंबर है और हमने याद किया APS के वाक़े को, सकूत ढाका को। इंशाअल्लाह हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई बात के साथ। आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।